देश ने एक सबसे बड़ा बहुजन पत्रकार खो दिया है। फ्रैंक जो थे वो बिहार के बक्सर जिले के थे और सेंट जेवियर्स स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद फ्रैंक जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पढ़े और तेज तरार पत्रकार थे और सबसे बड़ी बात उन्होंने कभी कंप्रोमाइजेज नहीं किए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो क्यों जरूरी थे बहुजन समाज के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, ऐसे वक्त में जब फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, शिबू सोरेन, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, इन लोगों की बात करने वाला कोई नहीं था। इलाहाबाद में SC OBC के सीट को NFS कर दिया गया। आपके अधिकारों के लिए वो लड़ रहे थे। वो लंदन भी रहे, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, सोशलिस्ट मैगजीन भी निकालते थे, लेकिन हम समाज के तौर पे उनके साथ खड़े नहीं हो पाए। अखिलेश यादव की सरकार जाने के बाद उनका घर खाली करा लिया गया। समाजवादी पार्टी से भी जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि वो तेज तरार थे और विचारधारा पर काम करते थे। कहा जाता है कि अखिलेश यादव की वजह से ही वो लखनऊ आए थे। मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन कहा जा रहा है कि जब अखिलेश यादव ने SC कर्मचारियों के डिमोशन का फैसला लिया था तो वो उसके विरोध में थे। उसके बाद अखिलेश यादव से उनकी नहीं बनी, सत्ता चली गई। अखिलेश यादव खुद सत्ता से बाहर हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह ठीक कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन बोल देता हूं। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि नेहरू ने इंदिरा गांधी को संसद नहीं भेजा, लोकसभा नहीं भेजा, विधानसभा नहीं भेजा, मंत्री नहीं बनाया, आइडियोलॉजी समझाई। और जब नेहरू जी नहीं रहे तो इंदिरा गांधी उनसे ज्यादा राज करती अगर उनकी हत्या न होती, क्योंकि वो आइडियोलॉजी समझते थे। बहुजन समाज के नेताओं से बड़ी गलती हो रही है। आप बीजेपी की आलोचना करते हैं, वो गाय, गोबर, गौमूत्र, हिंदू राष्ट्र, मंदिर की बात करते हैं, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी के नाम पर सत्ता में आए हैं। वो भले स्कूल, अस्पताल, मेट्रो, पढ़ाई लिखाई की बात ना करें, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। वो कुंभ का मेगा आयोजन करेंगे। वो सवर्णों को आरक्षण 10% देंगे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी है। वो उसी लिए सत्ता में आए हैं। जो लालू यादव इसलिए 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे क्योंकि उन्होंने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया। नीतीश कुमार 20 साल से इसलिए मुख्यमंत्री हैं क्योंकि बीच बीच में वो शोषित वंचित समाज के, उन्होंने अति पिछड़े समाज की महिलाओं को रिजर्वेशन देकर अपने आप से जोड़ रखा है। लेकिन अखिलेश यादव के पास, मायावती जी के पास सत्ता थी। आप कहेंगे उनकी सत्ता क्यों चली गई? क्योंकि उनके खिलाफ पूरा इकोसिस्टम था, लेकिन उन्होंने आइडियोलॉजी को संभाला था, लखनऊ को, ग्रेटर नोएडा को बनाया। अखिलेश जी से भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन जिस तरह से बीजेपी, सोचिए, आप देखिए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। यूपी में आप थाना प्रभारी का नाम देखिए, SP का नाम देखिए, DM का नाम देखिए, कौन लोग हैं। मायावती जी की सरकार थी, तमाम लोगों पर आरोप लगते थे, जांच होती थी, उनको हटा दिया जाता था। बीजेपी की सरकार में खबरें नहीं आती है, मैनेज किया जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा हमारे समय में इस्तीफा नहीं होता है। तो अखिलेश जी और से उनकी अनबन हुई, बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो किसी पार्टी के नहीं थे। वो किसी पार्टी में रहते। कांग्रेस ने राहुल गांधी और अनिल जय हिंद के कहने पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, क्योंकि राहुल गांधी ने एक भरोसा दिलाया था कि मैं सोशल जस्टिस की बात करूंगा, मैं जाति जनगणना करवाऊंगा, मैं रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ूंगा। आज अखिलेश यादव भी PDA की बात कर रहे हैं, जब सत्ता उनसे बहुत दूर चली गई है। तेजस्वी यादव भी आज बीच में A to Z कर रहे थे। तो ये जो तमाम नेता हैं, सोचिए वो किस तरह से जब आइडियोलॉजी को छोड़ते हैं तो सत्ता उनसे दूर चली जाती है। आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर न होते और शरद यादव न होते, तो क्या आपको नीतीश कुमार मिलते? क्या आपको लालू यादव मिलते? क्या आपको रामविलास पासवान मिलते? नहीं मिलते। जो सोशल बैकग्राउंड था लालू प्रसाद यादव जी का, रामविलास पासवान जी का या नीतीश कुमार का,
वो नेता नहीं बन सकते थे। नेता किसने बनाया इनको, मौका किसने दिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर ने। शरद यादव ने इन लोगों के लिए मौका मुहैया कराया, ये सच्चाई है। शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास जी और नीतीश कुमार से पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके थे। उनको मौका किसने दिया? चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, इन लोगों ने उनको मौका दिया। तो आप देखिए, राजनीति में रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव के पास क्या था? वो उस समय दलित पिछड़े समाज से आते थे, पढ़े लिखे थे, तेज तरार थे, सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। उनको मौका दिया गया, उन्होंने लंबी राजनीति पारी खेली क्योंकि वो आइडियोलॉजी से लैस थे। वो समाजवाद को जानते थे, वो सोशल जस्टिस को जानते थे, वो बहुजन विचारधारा में लंबा चले थे, वो जानते थे। लंबी राजनीति पारी खेली उन्होंने। तो वैचारिक रूप से आप मजबूत नहीं होगा आपका नेता। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बहुजन समाज की एक सबसे बड़ी गलती होती है कि बहुजन समाज के लोग अपने बच्चों को विधानसभा, लोकसभा तो भेज देते हैं, लेकिन उनको वैचारिक रूप से मजबूत नहीं करते हैं कि आप किस काम के लिए आए हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप राजनीति में हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, राजनीति में हैं, तो आपको स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मेट्रो भी बनाना है। लेकिन आपका जो कोर आइडियोलॉजी है, स्कूल भेजना लोगों को, अस्पताल खोलना, सोशल जस्टिस पर बात करना, वो आपको करना पड़ेगा। फूले, पेरियार, अंबेडकर की विचारधारा को आगे करना पड़ेगा। आज वो गैप है। जो लोग आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनको सड़कों से नहीं उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या क्या मजबूरी है ऐसी? आप सोचिए, अगर पैसे के दम पर ये जानबूझकर 2 नैरेटिव गढ़े गए, 3 नैरेटिव। एक तो राजनीति का अपराधीकरण मनुवादी मीडिया ने तब कहना शुरू कर दिया जब मायावती जी सत्ता में थी, जब लालू यादव सत्ता में थे, जब शिबू सोरेन सत्ता में रहे, और नतीजा हुआ दबाव बनाया गया और इनके नेताओं पर आरोप लगता था और इनको सत्ता से बाहर। मायावती जी ने तमाम बाबू सिंह कुशवाहा, प्रजापति जैसे तमाम नेताओं को सत्ता से बाहर किया, उनकी सरकार चली गई। उसके बाद राजनीति का अपराधीकरण नहीं था, राजनीति का पैसाकरण किया गया इस देश में। उस पर कोई बात नहीं करता है। आज गरीब चुनाव नहीं लड़ सकता, आज गरीब राजनीति नहीं कर सकता है। आप बताइए, अगर पैसे से राजनीति होती तो क्या जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन पाते? नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे लोग, शिबू सोरेन जैसे लोग राजनीति में आ पाते? ये लोग विचारधारा, आइडियोलॉजी और सड़क के संघर्ष से आए थे। लेकिन आज बहुजन दलों में ही ऐसे नेताओं के लिए जगह नहीं है, ब्रेक कर दिया गया है। सोचिए, बीजेपी सड़कों का नेता चुन रही है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम 1 लाख ऐसे लोगों को, युवाओं को नेता बनाएंगे जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। आपके पास क्या रोड मैप है? आप वही कर रहे हैं, पैसे से राजनीति। मैं जानता हूं आपके पास, आपके राजनीतिक दल के पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन दल तभी राजनीति में सफल हो पाएंगे जब वो ऐसे लोगों को चुनेंगे जो समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा से नहीं लड़ सकते इन लोगों से, आपको विचारधारा से लड़नी होगी। आपके पास मीडिया नहीं है, जुडिशियरी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है। आपको उन लोगों को आगे लाना पड़ेगा जो विचारों से लैस हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, जिनको देश सुनता है। ऐसे ही थे फ्रैंक हुजूर, उनको दरकिनार किया गया। सोचिए, बीजेपी तमाम, राकेश सिन्हा, सुधांशु त्रिवेदी, उनके जो बोलने वाले लोग थे, बलवीर पुंज, तमाम पत्रकारों को संसद और विधानसभा भेजा। लेकिन बहुजन दलों के नेताओं को जब मौका मिलता है तो वो ऐसे गुमनाम चेहरों को राज्यसभा और विधानसभा भेजते हैं जिनके पास या तो पैसा हो या उनके परिवार तक पहुंच हो। आप ऐसे लोगों को नेता बनाएंगे जो आपको जानते हैं या आप उन्हें जानते हैं, तो वो समाज का भला नहीं कर पाएंगे। वो आपका भला कर दे, पार्टी का भला कर दे, लेकिन समाज का भला नहीं होगा। एक आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा। जो लोग सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके पास कोई सिस्टम नहीं है, फ्रैंक ऐसे ही थे और बाद में वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। बाद में मजबूरन में उनको कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा। तो एक ये समझना पड़ेगा आपको कांग्रेस से समझना। कांग्रेस में सवर्ण वर्चस्ववाद था,
आपको बीजेपी से समझना पड़ेगा। बीजेपी ऐसे लोगों को, जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीतती है, बंगाल में उसके पास लीडरशिप नहीं है, बिहार में वो दूसरे दलों को, नेताओं को मौका देती है, उन लोगों से सोचिए दिलीप मंडल जैसा शख्स जो सोशल जस्टिस का पैरोकार था, बीजेपी ने उनको हायर कर लिया। लेकिन आप एक फ्रैंक हुजूर को नहीं बचा पाए, एक फ्रैंक हुजूर को अडॉप्ट नहीं कर पाए, आपने उनको छोड़ दिया सड़क पर। और आर्थिक तंगी और अवसाद की वजह से वो मौत के मुंह में समा गए। ये बहुजन समाज की हार है। हमें ऐसे लोगों को गले लगाना पड़ेगा, उनकी हाथ थामनी पड़ेगी, नहीं तो आप भूल जाइए, अगर ऐसे लोग जिस दिन खत्म हो गए, आपकी राजनीतिक बिसात भी खत्म हो जाएगी। आपने सड़कों के लोगों को नेता बनाना छोड़ दिया, आपने समाज के संवैधानिक अधिकार वाले लड़ने बोलने वाले लोगों से अगर मुंह चुरा लिया, तो आपकी राजनीति लंबी नहीं चलेगी। आप गांठ बांध लीजिए। आज बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी दो तरह से कर रही है। वो वाल्मीकि समाज, दलित समाज के ऐसे लोगों को राज्यसभा भेज रही है जिनकी समाज में पहचान है, साथ में उनके पास धर्म की राजनीति है, मीडिया है, अखबार है, सवर्ण समाज की गोलबंदी है। उसके बाद भी वो SC ST OBC के लोगों का इस्तेमाल आगे बढ़ा रहे हैं। पहले कांग्रेस भी करती थी। बहुजन दलों में एक घोर अभाव है। वो अपने तमाम सोशल जस्टिस की सिपाही, वैचारिक आंदोलनकारी को कहते करिए हार्डलाइनर हैं, ये एक वोट नहीं दिला सकते हैं। आप मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। P चिदम्बरम अंग्रेजी में लेख लिखते हैं, कितने लोग उस लेख को पढ़ते होंगे, लेकिन वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कपिल सिब्बल, जिनको अखिलेश जी ने राज्यसभा भेजा, कितनी रैली में भीड़ जुटा सकते हैं, उनका अपना समाज कहां वोट देता है। लेकिन जब बीजेपी को राज्यसभा भेजना होता है तो वो किसी वाल्मीकि समाज की महिला को भेजता है। उनको जब अवार्ड देना होता है तो वो सुदूर देहात से किसी ऐसे आदमी को लाते हैं, उड़ीसा से, जिनको लोग जानते हैं, जिन्होंने ग्राउंड पर काम किया। ये बड़ी भूल और बड़ी गलतियां हो रही है बहुजन नेताओं से। और जब तक ये लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, तमाम लोग जो शोषित वंचित समाज के लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, अगर उनको मौका नहीं देंगे। इस बार अखिलेश यादव की पार्टी ने शानदार परफॉर्मेंस किया बिहार में, यूपी में, क्योंकि इन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा, शाक्य जैसे लोगों को मौका दिया जो सड़कों पर संघर्ष करके आए थे। उन्होंने वर्मा जी को मौका दिया। बिहार में आरजेडी का परफॉर्मेंस खराब रहा क्योंकि उन्होंने A to Z का नारा दिया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी हो या सपा हो, बस या बसपा, अखिलेश यादव हो या आरजेडी हो या सपा, तमाम बहुजन दल और विपक्ष के दल वो धर्म वाले एजेंडा पर चलेंगे, वो बीजेपी से नहीं जीत पाएंगे। उनको SC ST OBC सोशल जस्टिस के ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा जिनको पार्टी भले न जाने, जो समाज में काम कर रहा हो। अब बताइए, मैं एक बात कह रहा हूं, आप कह सकते हैं कि मैं अपने लिए मार्केटिंग कर रहा हूं, आप स्वतंत्र हैं। नेशनल दस्तक को 10 करोड़ 15 करोड़ लोग देखते हैं, वो किसको वोट देते होंगे? आपको फ्रैंक हुजूर को कम से कम रखना चाहिए था। वो समाज के लिए सेट्स थे, हमने उन्हें गंवा दिया, हमने उन्हें गंवा दिया। हमें राहुल गांधी से क्या शिकायत हो सकती है? अब तो उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख दी है फ्रैंक हुजूर के पत्नी के नाम कि हमने एक शानदार शख्स खो दिया है। हमें शिकायत अपनों से है जिन्होंने उनका केयर नहीं किया, जो वो डिजर्व करते थे। फ्रैंक आर्थिक तंगी में चले गए, गुमनामी में चले गए, जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। वो सामाजिक न्याय, शोषित वंचित पिछड़ों की आवाजों को लिखते रहे, पढ़ते रहे, बोलते रहे। एक दिन पहले तक उनका ट्वीट देखिए एक्स पर या फेसबुक पर। शुक्रिया फ्रैंक, आप भले ना हो लेकिन आप अमर हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि कुछ ऐसा कर जाइए जिससे लोग आपको याद रखें। फ्रैंक ने दोनों काम किया है। जब फ्रैंक पंचतत्व में विलीन हो रहे थे तो कोई मुस्लिम भी था, कोई बुद्धिस्ट भी था, कोई हिंदू भी था। यही तो कमाया था फ्रैंक ने। 48 साल की छोटी सी उम्र,
वही दबाव झेल रहे थे जो इस देश के तमाम बहुजन, बाबा साहब को भी दबाव झेलना पड़ा, कम उम्र में वो चले गए, वो और रह सकते थे क्योंकि काम का दबाव था। मान्यवर कांसीराम साहब बीमारियों से गिर गए थे क्योंकि काम का दबाव था, अपने लिए समय नहीं निकल पाते थे। फ्रैंक के साथ भी यही हुआ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं बहुजन समाज के उन तमाम नेताओं से कह रहा हूं कि आज आपके हाथ में आपकी विरासत है, आपकी लीडरशिप है, आपको दल मिला है, आपको जनता समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि आपके पिता ने संघर्ष किया है, आपके परिवार ने संघर्ष किया है, आप उसी संघर्ष पर खड़े हैं। इसलिए जरूरी है कि उस बात को मत भूलिए कि आपके पिता को बिना हैसियत, आर्थिक हैसियत नहीं देखी गई, उनके योगदान को देखा गया, उनके सामाजिक आंदोलन को देखा गया था। वो गरीब किसान और लाचार मजदूर परिवार में थे, उसके बाद भी उनको राजनीति में मौका मिला। ऐसे युवाओं को, ऐसे बहुजन समाज के बेटा बेटियों को मौका दीजिए जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तभी आप विचारधारा की लड़ाई जीत पाएंगे, तभी सामाजिक न्याय हो पाएगा। अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे निकलिए, देखिए कि समाज में कौन काम कर रहा है, कौन बोल रहा है, कौन पढ़ रहा है। न हो तो बीजेपी से ही सीखिए, जो दिलीप मंडल जैसे लोगों को पचा लेते हैं, जो 10 साल से उनके खिलाफ लिख रहे थे, जो ओम प्रकाश ओपी राजभर को भी पचा लेते हैं जो कल तक उनके विरोध में थे, जो छोटे छोटे SC ST OBC दलों को ले जा रहे हैं क्योंकि आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं। हमारी जाति बनाई गई थी कि जातियों को बांटकर हम पर राज किया जाए। बाबा साहब ने हमें SC ST OBC जातियों के समूह में बदला। अब भी वक्त है कि उन लोगों को पहचानिए जो समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूं, जिस दिन फ्रैंक हुजूर जैसे लोग नहीं रहेंगे इस समाज में, उस दिन आपकी राजनीतिक सामाजिक विरासत भी नहीं बचेगी। गांठ बांध लीजिए। और जिस दिन फ्रैंक हुजूर जैसे लोगों ने हिम्मत छोड़ दिया, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के संवैधानिक योद्धाओं ने अपना आपसे दामन छुड़ा लिया, उस दिन आप ऐसे लोगों से घिर जाएंगे जिसको सिर्फ MLA MP बनना है, पैसे कमाना है, नेता मंत्री बनना है, समाज का भला नहीं होगा। मैं बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों से अपील करता हूं, ऐसा नेता चुनिए जो सड़कों पर आपके संघर्ष का साथी हो, इससे पहले कि देर हो जाए और वो फ्रैंक हुजूर की तरह गुमनामी और आर्थिक तंगी में हम कहीं खो न दे। और शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।